नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ की अहमियत। आज रूपाली का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रूपाली के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रूपाली के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वे स्वर्गवास सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रूपाली की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा सा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 3 महीने ही बीते थे कि रूपाली के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया था, लेकिन रूपाली नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। उसे अपनी माँ की चिंता दिन रात सताती रहती थी, लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। तुम चिंता मत करो रूपाली। अभी रूपाली यह सब सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई गौरव का फ़ोन था। रूपाली ने जल्दी से फ़ोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ रूपाली, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ। 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं रहती। रात को भी घर देरी से लौटता था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, वो सब तो छोड़ो। अब यह बताओ कि माँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोचकर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात न भी कर पाएं तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। रूपाली ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने भाई गौरव से आग्रह किया। अरे रूपाली, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात कराता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात कराता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रूपाली का फ़ोन है। हेलो रूपाली, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रूपाली बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं वहाँ पर? बहुत समय हो गया था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना आप? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना अपना। कहते हुए रूपाली ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय रूपाली का पति संदीप ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है रूपाली, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला सा नजर आ रहा है। अरे आप आ गई। आपको पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था। लेकिन आप जानते हैं, भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालात में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रूपाली रसोई घर में जाकर अपने पति संदीप के लिए चाय बनाने लगी। कुछ ही क्षण बाद रूपाली संदीप के लिए चाय लेकर आ गई। फिर संदीप ने कहा, अच्छा रूपाली, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं
और एक शानदार पार्टी भी रखें जिसमें हम अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुला सकें। फिर रूपाली बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें। ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। संदीप को भी बात जच गई। वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है रूपाली। फिर रूपाली ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जैसा तुम चाहो रूपाली, तुम्हारा हुक्म न मानने की मेरे में हिम्मत कहाँ है। संदीप ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रूपाली बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन रूपाली और संदीप अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रूपाली ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर मात्रा में लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रूपाली को उन पर तरस आ गया। रूपाली उनके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो संदीप बोला, अरे अरे, सब लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा, सब में खाना बराबर बांटा जाएगा। सबको लाइन में बिठाकर रूपाली ने खाना बांटना शुरू किया। तो संदीप सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। शायद उन लोगों को बहुत जोर से भूख लगी थी। जैसे ही रूपाली खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी मुझे और खाना दे दे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर रूपाली पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। रूपाली ने देखा कि वो वृद्ध महिला ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उन्हें टांग में कुछ चोट लगी थी। तभी अचानक उनकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी। रूपाली उस वृद्ध महिला के चेहरे को देखते ही स्तब्ध रह गई। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल भी ज़मीन पर छूटकर गिर गया। तभी संदीप उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रूपाली, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन रूपाली तो सामने बैठी औरत की ओर देखे ही जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी। फिर संदीप उस वृद्ध महिला की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रूपाली को देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूलों और प्रसाद बेचते थे वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बिटिया, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हैं क्या? तभी रूपाली रोते हुए बोली, हाँ यह मेरी माँ है, सरिता देवी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बिटिया करीब 1 महीना पहले की ही बात है, एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं हैं। ये कहाँ रहती हैं? यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम है। और बेटी, अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम्हें तो पता ही होगा। तो रूपाली बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर संदीप ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया भाभी अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई थी ना, तुम भूल गई क्या? फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रूपाली ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही हैं। फिर संदीप बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो यह कुछ बता पाएंगी कि आखिर बात क्या है, आखिर इनके साथ हुआ क्या है।
रूपाली वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए संदीप ने सरिता जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचाकर रूपाली ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रूपाली और संदीप अभी तक उलझन में थे कि और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रूपाली ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी रूपाली का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पल्लवी ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो कराना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है रूपाली, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रूपाली का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रूपाली की माँ जैसी आवाज़ आई। रूपाली बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाइयाँ खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो रूपाली का सिर चकराने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रूपाली के भाई ने कहा, वो क्या है ना, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी लग रही हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूंगा माँ से। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद रूपाली हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी वह किसकी आवाज़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फ़ोन स्पीकर पर था। संदीप ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुन ली थी। वह बोला, रूपाली, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ है? कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर पर नहीं ले आए हैं? तो रूपाली बोली, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अब भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपाली अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया तो निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। संदीप भी यह सब देखकर हैरान था। फिर रूपाली कहने लगी, लेकिन संदीप, अब तक भैया मुझसे किसकी आवाज़ें सुना रहे थे? ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे हो? वो लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद ही नहीं। तो संदीप बोला, रूपाली शांत हो जाओ, सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ठीक कह रहे हो संदीप। फिर रूपाली कुछ सोच विचार कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। फिर रूपाली की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो ना, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रूपाली की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रूपाली के दिल को एक सुकून सा मिला। फिर रूपाली कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। अगले दिन रूपाली अपने पति संदीप के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाइयाँ दी जाएं और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर रूपाली थोड़ी मायूस सी हो गई। वे लोग सरिता जी को अपने साथ घर पर वापस ले आए। घर पहुंचकर रूपाली ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाइयाँ दी। जब सरिता जी सो गई तो रूपाली ने संदीप से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस कभी नहीं किया। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए
और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है, वह बहुत खुश है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करते थे। तो संदीप बोला, लेकिन रूपाली, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ संदीप, अपनी माँ के गुनाहगारों को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे, और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर संदीप बोला, रूपाली, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भैया को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भैया की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 50 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आएगा। रूपाली, हमें बड़ी चालाकी से काम लेना होगा, लेकिन रूपाली ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक न हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 50 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भैया को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है संदीप, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। हमें बड़े धैर्य से काम लेना होगा। ठीक है संदीप। इसी सोच विचार में डूबी रूपाली कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रूपाली ने अपने भाई गौरव को फ़ोन लगाया। गौरव के फ़ोन उठाते ही रूपाली बोली, भैया ज़रा माँ से बात तो करवाना, बहुत ज़रूरी काम है। तभी गौरव बोला, रूपाली तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली है। वे क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पल्लवी उन्हें पार्क में घुमाने ले गई है। लेकिन रूपाली, ऐसी कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे तो बताओ। जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। फिर रूपाली ने एक गहरी सांस ली तो रूपाली ने अपने भाई से वह बोला जो संदीप ने उसे कहा था। इतना सुनते ही रूपाली के भाई गौरव की आंखों में नोटों के गड्डियों की तस्वीरें नाचने लगी और मन खुशी से उछल पड़ा। फिर बोला, रूपाली, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता ही है ना, इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो रूपाली ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखवाया है। ऐसा कहकर रूपाली ने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन गौरव को फ़ोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर गौरव बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करवाता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, रूपाली ने कहा। तो गौरव बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। हमें बहुत दिन हो गए भारत आए हुए, वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर रूपाली सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक फ़ोटो एल्बम दिखाई जिसमें उसके पूरे परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन फिर भी सरिता जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देखे जा रही थी, जैसे वह किसी को जानती ही ना हो। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गई।
इसे मुझसे दूर ले जाओ, इसे हटाओ। ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रण भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रूपाली यह सब देखकर चौंक गई। रूपाली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय रूपाली उन्हें घर के पास ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रूपाली अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन रूपाली ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहा करती थी। रूपाली अपने मन ही मन अपने आप से बातें करते हुए कहने लगी कि यही सही होगा, शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रूपाली अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे सरिता जी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत सरिता जी की पड़ोसन गोमती जी थी। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? रूपाली ने कहा तो गोमती जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो बताओ, और यहाँ कब आई? बस आंटी जी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर स्नेह से देखते हुए गोमती जी बोली, लेकिन बिटिया तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊँ आंटी जी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात भी नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था, उसे बहुत समझाया था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर कर दे, लेकिन वह तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा था, और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब सरिता जी की यह हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भैया भाभी 4 दिनों के लिए अकेले घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन बाद बिना खाए पिए कैसे रहेंगी, यह सोचकर इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उन्हें खाना दे देती थी। रूपाली बेटा, तुझे क्या लगता है कि तेरे भैया भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते गोमती जी की आवाज़ रुआसी हो गई। ये सारी बातें सुनते सुनते रूपाली के दुख का ठिकाना न रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। गोमती जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहा, तो रूपाली खुद को संभालते हुए बोली, अरे नहीं आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ को उनके अपने घर लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो गोमती जी बोली, बेटा अब यह घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ। यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भैया भाभी ने बेच दिया था, क्या तुझे नहीं पता? तभी रूपाली ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह मकान बेच दिया? और मुझे पता तक नहीं, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी ना, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? रूपाली की बात सुनते हुए गोमती जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो सरिता जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर यह यहाँ कैसे? माजरा कुछ समझ में नहीं आया। गोमती जी ने पूछा तो रूपाली ने रोते हुए उन्हें सारी बातें सुना डाली। गौरव की करतूत सुनकर गोमती जी आश्चर्यचकित रह गई। ये भगवान, दुनिया में ऐसे बेटे भी होते हैं। फिर रूपाली बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर गोमती जी बोली, बेटी कभी किसी काम में हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, तो बिना झिझक के बता देना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली सरिता, और बेचारी पर न जाने ऐसा क्या बीता कि जो उसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से रूपाली अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रूपाली का भाई गौरव भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया।
रूपाली के घर पहुंचने से पहले ही रूपाली ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रूपाली और संदीप ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही न हो। अभी 5 मिनट ही नहीं हुए थे कि गौरव बोला, रूपाली, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो संदीप ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, चाय नाश्ता कीजिए, यह सब काम भी हो जाएगा। इतनी भी जल्दी क्या है, कोई परेशानी है क्या? फिर रूपाली ने कहा, हाँ भैया, ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो गौरव बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वह माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रही हैं। फिर उसकी पत्नी पल्लवी बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ जी की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की ही टिकट करवा दी है वापस जाने के लिए। उसी समय रूपाली बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी ही चाहिए, जायज़ बात है। वैसे भी विदेश में आप दोनों के अलावा उनका है ही कौन? एक काम करो, फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो। उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय गौरव हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होगी। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात कर लूँगा। फिर रूपाली बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही गौरव और उसकी पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसी समय संदीप सरिता जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही गौरव और पल्लवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पसीने छूटने लगे, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो रूपाली बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी ही नहीं थी, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात है ना भैया? रूपाली ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा, और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले से ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे। रूपाली ने ऊंची आवाज में कहा। तो गौरव कांपते हुए बोला, क्या क्या कह रही हो तुम? माँ ने तुम्हें हमारी सारी सच्चाई बता दी है, लेकिन माँ यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया? तो रूपाली ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें उन पर ज़रा भी तरस नहीं आया? इतना सुनते ही गौरव की नज़रें नीचे झुक गई। फिर रूपाली बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे, वो औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ जैसी ही थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे मैं तुम्हें जेल की हवा भी खिला सकती हूँ, तो सच सच बता दो भैया। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर गौरव ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई थी। हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया, विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया था। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनके दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रूपाली बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें डर नहीं लगा
अरे यह हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वह भी यह दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहती कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे किसकी बातें कराते रहे थे तुम? तो गौरव बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ है। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो और ना ही तुम हमसे कोई सवाल करो। फिर रूपाली बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही गौरव और पल्लवी ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। वह दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय पल्लवी का पांव फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वह नीचे गिर गई। उसे गंभीर चोट भी आई थी जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रूपाली ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रूपाली पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पल्लवी की ओर इशारा करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, यही है मेरे पति की कातिल रूपाली। इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई, यही है वो। कहते कहते सरिता जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रूपाली स्तब्ध रह गई। माँ, यह क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ला देंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रूपाली और संदीप की आंखें फटी की फटी रह गई और सरिता जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था ना, और देखो आज यह औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा। फिर गौरव पैर पकड़ता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय सरिता जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम गुनहगार हो। तुमने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया और पल्लवी को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रूपाली अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो सरिता जी बोली, हाँ बेटी, पल्लवी को सीढ़ियों से गिरते हुए देखकर मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जो मेरे साथ बीता था जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था, और उसके साथ पिछली सारी बातें भी याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को। रूपाली ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि सब कुछ भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रूपाली अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।